ये चीज़ होता है कि जैसे कि अब तक जो पार्ट सिलेबस दे रहे थे, छोटा सा कोई टॉपिक था, 2-3 चैप्टर थे, रिवाइज किए, दे दिया, 6 मार्क्स आ गए। अच्छा। अब जो है सो पूरा का पूरा सिलेबस है, तो पहला कुछ टेस्ट में कम मार्क्स आना वाजिब है थोड़ा। ऐसा था कि जो मॉक में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको तो करने ही है, और मतलब जो रह जा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको अलग से एक टॉपिक में एक मिस्टेक कॉपी था मेरा कि मैं उसमें लिख के रखूं कि वहाँ पे कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं। और फिर जब एग्ज़ाम में कुछ महीने बचे तो जो टॉपिक आते हैं वो तो मुझे आते ही हैं, और जो नहीं आते ध्यान उन पे देना होता है। हाँ। सिंपल से यही चीज़ है कि आप जब 2-3 टेस्ट दिए तब फिर आप सेपरेट करिए चैप्टर, कि ये इस चैप्टर से मेरा कटा है मार्क्स, तो उस चैप्टर को जिस वक्त से फिर वो स्ट्रेंथ होता जाएगा तो फिर उस चैप्टर से मार्क्स नहीं कटेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ है सृष्टि और फैजल, जो दोनों ही करंटली अभी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों ने ही फर्स्ट ड्रॉप के बाद नीट एग्जाम क्लियर किया था। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी को। तो सृष्टि और फैजल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने कब डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है? मुझे तो बचपन से था कि फर्स्ट सेकंड क्लास से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आपके फैमिली में कोई और डॉक्टर भी है? नहीं, और कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मतलब इंस्पिरेशन मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो देख के अच्छा लगता था कि हाँ कोई है जो पेशेंट के लिए है, उनको Right. ट्रीट कर रहे हैं, उनके मतलब बुरे टाइम में उनका साथ दे रहे हैं पूरा टोटली, तो वही उनको ठीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये अच्छा, थी। तो उसने आपको मोटिवेट किया कि हाँ मैं भी सोसाइटी को कुछ Contribute करना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, और आपने कैसे डिसाइड किया था फैजल? मेरे घर का इन्वायरमेंट ही था, मेरे पापा डॉक्टर थे, अच्छा। तो अब शुरू से ही ये था कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, इनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, तो इस वजह से था कि यही करना है मेरे को भी। अच्छा, तो आपके फादर भी डॉक्टर हैं? जी। किस चीज़, कोई स्पेशलाइजेशन? नहीं नहीं, वो यूनानी BUMS की अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आप अपने फैमिली में अकेले, मतलब First MBBS। फर्स्ट MBBS डॉक्टर? जी। अरे वाह यार, एक्सीलेंट। तो जब आप 10 से 11th में मूव कर रहे थे तो वर्क का प्रेशर जो है, स्टडीज़ का प्रेशर भी बदल जाता है, जी। एंड कोचिंग भी होती है साथ में। तो उस प्रेशर को कैसे मैनेज करते थे कि सेल्फ स्टडी भी करना है, कोचिंग भी करना है, एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं? अब उस टाइम तो और ज़्यादा हम लोग के लिए मुश्किल हो गया था, कोविड का टाइम आ गया था। हाँ। तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। अच्छा। तो अब पहले से ये था ना कि नीट है, काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, मेहनत तो करना ही है। राइट। तो शुरू शुरू में तो काफ़ी मेहनत किए, अच्छा फिर वो धीरे धीरे डाउन भी हो गया। अच्छा कुछ महीने बाद डाउन हो जाता है, तो 3-4 मंथ काफ़ी अच्छा मेहनत किए, फिर धीरे धीरे कभी एक वीक का ब्रेक मिला तो फिर उसके बाद फिर वो मन नहीं करता कि अब हाँ, राइट। फिर वो मोटिवेशन flow टूट जाता है। फ्लो टूट जाता है। हम्म। फिर उसके बाद फ्लो आने में बड़ा टाइम लग जाता है फिर। हाँ, राइट राइट राइट। तो वो उस वक्त तो फिर ये था कि कंटिन्यूअसली पढ़ना है, नहीं तो फिर होगा नहीं। अब धीरे धीरे वो रिग्रेट आने लग जाता है कि छूट रहा है मेरा पढ़ाई। हाँ। तो उसमें भी फिर धीरे धीरे एक बार बीच में जब 12th आया तो फिर कि हाँ अब इस साल पढ़ेंगे, अच्छा। इस साल अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले साल आधा साल पढ़े, अभी फिर कम पढ़े, इस साल अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ोगे? पूरा पढ़ेंगे। तो फिर ट्वेल्थ में कुछ टाइम स्टार्टिंग में जो है सो ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हुआ था। थोड़ा अच्छा। सा कोविड डाउन तो हुआ आप था, अटेंडिंग स्कूल में थे, नॉन अटेंडिंग में? नॉन अटेंडिंग में थे। नॉन अटेंडिंग में थे। तो आप अपना डे पूरा कैसे डिवाइड करते थे, अगर बताएंगे कि कितने घंटे कोचिंग होती थी, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, एंड कितने घंटे किसी और काम को दे देते थे? अब जैसे हम लोग का कोचिंग शाम में होता था, 4 से 8 होता था। राइट। तो अब हम लोग थे कि रात में पढ़ेंगे, एंड अच्छा, आप नाइट आउट टाइप्स थे? नाइट ऑल टाइप्स थे। ठीक है। तो 8 बजे तक क्लास हुआ, 10 बजे तक खाना खा करके बैठ गए पढ़ने के लिए। तो उस वक्त से फिर 3-4 घंटा कंटिन्यूसली पढ़े, फिर अच्छा। 1 घंटा ब्रेक लिए, कोई सीरीज वगैरह देख लिए। ठीक है। फिर एक सेशन 1 से 4 बजे तक चलता था मेरा, राइट। फिर उसके बाद सो जाते थे। अच्छा। तो फिर अगले दिन 11-12 बजे उठते थे। उठते फिर थे, हाँ। फिर उस वक्त ब्रेकफास्ट वगैरह करके, उस वक्त फिर पढ़ाई नहीं होता था, फिर यही कि क्लास से 1-2 घंटा पहले जो है सो क्लास में क्या होने वाला है वो रिवाइज कर लिए, राइट फिर उसके बाद क्लास अटेंड कर ली। राइट। तो यही स्केड्यूल आपका यही 11th और schedule 12th रहा मेंटेन था। रहा? जी। और आपका क्या स्केड्यूल रहता था सृष्टि? आई वॉज इन द सेकेंड शिफ्ट, आई एम अच्छा। फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, तो okay. इसलिए मेरा सेकेंड शिफ्ट का स्कूल था, तो मैंने वीकडेज वाली कोचिंग ली थी, वीकेंड वीकेंड्स वाली, वीकेंड ठीक वाली है। कोचिंग ली राइट। थी सैटरडे। यानी कि आप अटेंडिंग स्कूल में थे, तो हाँ। आपको स्कूल भी साथ में जाना था। ठीक है। अटेंडिंग स्कूल में भी थे। तो फिर 11th में तो जब कोचिंग ली तो तब था कि हाँ करना है। ऑनलाइन क्लास चल रही थी उस टाइम ठीक है। तो फिर मतलब क्लास करते थे और फिर क्लास का रिवाइज करते थे। स्कूल पे वैसे स्कूल के लिए मेनली ये था कि 12th में आके कि बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी है, हाँ। बोर्ड्स के लिए करना था।
तो एंड में तो बोर्ड्स तक मतलब अच्छा प्रिपेयर किया बोर्ड्स के लिए, और फिर उसके बाद जब नीट आने वाला था तो फिर उस बाद से पढ़ाई वहाँ से अच्छे से फ्लो में आई। अच्छा, हाँ, अच्छा। उससे पहले स्कूल सेकंड शिफ्ट के स्कूल में उतनी पढ़ाई मतलब वीकडेज पे तो होती नहीं थी ज़्यादा पढ़ाई, वीकेंड्स पे हो पाती थी। तो फिर वही जब ट्वेल्थ के बोर्ड्स होने के बाद रियल तरीके से पढ़ाई तब वहाँ से शुरू की कि सिलेक्शन लेना है। राइट। तो यानी कि आपका मेन फोकस पहले बोर्ड्स था कि पहले मैं बोर्ड्स को क्लियर कर लूँ अच्छे से, एंड देन उसके बाद फिर नीट एग्जाम की तरफ आपने तैयारी की। तो जो आपकी 2 साल की तैयारी थी 11th और 12th की, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल था? कितने क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करते थे ऑन एन एवरेज, एंड कैसे इंश्योर करते थे कि मैंने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं उसके उतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ? अब जैसे कोई चैप्टर ख़त्म हुआ, जैसे फिजिक्स में अगर मान लें तो फिजिक्स का क्या है कि जैसे ख़त्म हुआ तो उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद PYQ करना है, फिर उसके बाद PYQ आसान होता था। अच्छा। तो अब PYQ से ना शुरू में जो ऐसे मन नहीं भरता है कि PYQ कर लिए तो ये तो आ ही चुका है, अब ये क्या ही आएगा, ऐसा लगता था। Right. तो फिर मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस करना होता था। ठीक है। तो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करते थे, फिर मॉड्यूल का जब क्वेश्चन आता है तब लगता था कि हाँ ये चैप्टर हो चुका है मेरा, अब बस जो जो हार्ड लगा उसको मार्क कर लिए। अच्छा। कि ये नया कुछ कॉन्सेप्ट है या नया क्वेश्चन है, ये मेरे से एक बार में नहीं बना, उसको मार्क कर लिए। अगले बार जब रिवाइज करेंगे तो उसी क्वेश्चन को पहले बना लेंगे। अच्छा, तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा। राइट। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ऑन एवरेज कितना क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर लेते थे? जैसे पहले का ना इसमें रिवीजन करते थे इस तरह से कि भूल ना जाए पीछे का पढ़ा हुआ चैप्टर, की बार बार एफर्ट ना लगाने लगे। तो 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर का कर लेते थे। अच्छा। और 5 चैप्टर को टारगेट रखते थे, तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स में करना ही था हमको। राइट, तो नाइस। अब उसके हिसाब से जैसे कि आज चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक किए, तो अगला 3 चैप्टर 6 से 10 तक कर लेंगे। राइट। उससे जो है ज़्यादा बल्क में चैप्टर रिवाइज हो जाता था, इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करने के लिए। राइट, नाइस। तो बैकलॉग क्रिएट ना हो और जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो मेंटेन रहे, उसके लिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। और आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? मैं तो फर्स्ट पहले सर की नोट्स, जो सर या टीचर जो नोट्स लिखवाते थे, नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। राइट। हाँ, नोट्स में बहुत सारे, मतलब वो ओवरऑल पूरा कवर कर देते थे पूरे टॉपिक को। राइट। तो उसके बाद पहले तो मेन फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि मैं नोट्स अच्छे से करूँ। ठीक है। और फिर नोट्स करने के बाद मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करें। मॉड्यूल में लेवल्स होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब कि सेट 1 सेट 2 करके उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो मैं पहले ईजी वाले सॉल्व करती थी, और ईजी वाले में मोस्टली हो जाते थे क्वेश्चन सॉल्व। और उसके बाद जो सेट 2 होता था उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे, तो फिर वो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन थे, उसमें मतलब थोड़ी सी थिंकिंग लगती थी करने को। तो उसके बाद उसमें से नहीं हो पाते थे क्वेश्चन सॉल्व, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए रखी थी डाउट सेशन में पूछने के लिए टीचर से। तो ऐसे करती थी। और बायोलॉजी में तो वही नोट्स, NCERT, और फिर उसके बाद जितने क्वेश्चंस कर पाए, क्वेश्चंस तो मेन है उसको। राइट। तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर लेते थे? डेली प्रैक्टिस 50-60 क्वेश्चंस इन एवरी सब्जेक्ट। राइट। तो आई थिंक सृष्टि और फैजल दोनों ही अराउंड 50 से 60 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते थे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये भी इंश्योर करते थे कि बैकलॉग क्रिएट ना हो। अच्छा, आप दोनों ने बताया कि नोट्स रिवाइज करते थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, बट मैं इसमें ये समझना चाहता हूँ कि NCERT पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की, और वो आपकी प्रिपरेशन को कितना बूस्टअप करती है? क्योंकि अगर हम पेपर देखें लास्ट ईयर का, जब आपने पेपर दिया, पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से तो प्योरली NCERT बेस्ड आ रहा है। तो आप NCERT को कैसे पढ़ते थे एंड उसको कैसे इंश्योर करते थे कि वहाँ से कोई लाइन ना छूटे? NCERT में फिजिक्स का NCERT हम नहीं पढ़े थे। अच्छा। मतलब होगा इम्पोर्टेंट, लेकिन हम नहीं ध्यान दिए उस पर। लेकिन बायो और केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मतलब बायो के लिए ऐसा है कि NCERT से एक लाइन कभी ज़्यादा आ ही नहीं सकता पेपर में। बायो में केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम NCERT से ही किए थे, फिजिकल नहीं किए थे उससे। तो यही था, मतलब कि NCERT ज़रूरी ही है। लास्ट में मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है NCERT का। राइट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार पढ़ें तो सब कुछ आ ही गया, बहुत कुछ छूट ही जाएगा। जब दोबारा 3 बार 4 बार ऐसे कम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो फिर वो जो है सो बहुत सारा चीज़ जो कि उस वक्त ना समझ में आया हो, बाद में धीरे धीरे जब पीछे का चीज़ याद रहने लगेगा तो वो चीज़, वो लाइन जो शुरू में ना समझ में आया या फिर सिर्फ रट लिए हो, वो चीज़ समझ में आने लग जाएगा।
तो उससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन से ये भी है कि कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है। राइट। तो आई थिंक वो आपको इतनी ज्यादा बार पढ़नी है कि आपको हर लाइन याद हो जाए कि यार मैं इमेजिन कर सकूँ अगर ये लाइन है क्वेश्चन में तो मुझे समझ आ जाए ये इस चैप्टर से थी पर्टिकुलर। राइट। और एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर भी हैं एंड जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो कितना आप फॉलो करते थे, उनको प्रैक्टिस किया या नहीं किया, या लगा कि नहीं वो जरूरी नहीं है? बायो में तो नहीं किए थे, बायो में बस टेक्स्ट पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। ठीक है। और ऑर्गेनिक में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करते थे और बैक के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करते थे एनसीईआरटी के। राइट। इनऑर्गेनिक के इन टेक्स्ट करते थे, बैक नहीं करते थे। जैसे क्वेश्चन जो है सो अगर ऑर्गेनिक का है तो उसी से जो है सो वो थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, या उसी से थोड़ा घुमा फिरा थोड़ा सा कुछ चेंज करके या फिर दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक में पूछ दिया जाएगा, ऐसा ही करते हैं हम लोग। राइट। तो यानी कि ऑर्गेनिक तो आपकी पूरी की पूरी वहीं से ही आ रही है, तो इसीलिए वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट। और आपके लिए एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस रहा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? इन केस ऑफ बायोलॉजी तो एनसीईआरटी इज द बाइबल बुक। ठीक है ना, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को रखना है। नोट्स पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो मतलब समझ आ जाएगी। पहले एनसीईआरटी समझना थोड़ा सा मुश्किल है बायो की। राइट। क्योंकि उसमें मतलब समरी के तौर पे एक लाइन दे दी जाती है उसमें। अच्छा। उसको उसके लाइंस, उसके डायग्राम से तो आते हैं क्वेश्चंस पेपर में भी। तो बायो में एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश की थी पर मुझे वो बेनिफिशियल लगा नहीं था, तो इसलिए मैंने फिजिक्स में एनसीईआरटी छोड़ दी थी पूरी। एंड इन केस ऑफ केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी थी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से, एंड फिजिकल भी पढ़ी थी। अच्छा। इनऑर्गेनिक मैंने सर के नोट्स में से की थी, नोट्स ही बहुत अच्छे थे तो फिर ज़रूरत नहीं लगी कि मैं एनसीईआरटी करूं। एंड लास्ट में आते भी ज़्यादा फोकस किया था मैंने केमिस्ट्री में। अच्छा। एनसीईआरटी पे। राइट। और क्वेश्चंस जो दिए हैं बैक एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है, तो आपका क्या आंसर उन स्टूडेंट्स का? मैंने बायोलॉजी में तो नहीं किया था, बस एक बार उसको रीड करती थी मैं तो। अच्छा। वो ज़्यादातर ऐसे जैसे स्कूल में बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड नीट के केस में वो इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। और केमिस्ट्री में किए थे, बैक एक्सरसाइज भी की थी, इन टेक्स्ट भी किए थे। क्वेश्चंस वहीं से आ जाता था। क्वेश्चन या तो टेक्स्ट में से आएगा या फिर उसी में से आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। और फिजिक्स के केस में नहीं देखा था। फिजिक्स के केस में नहीं देखा था। राइट। तो आप लोगों ने फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी को रेफर नहीं करा, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सिर्फ जैसे होता है थ्योरी ज़्यादा दी है एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े बहुत है बीच में। अच्छा। ज़्यादातर तो मुझे फिजिक्स की एनसीईआरटी मतलब उसमें बोर्ड्स के लिए ठीक है, आंसर लिखने के लिए ठीक है, बट यहाँ पे तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है तो वहाँ के लिए तो आप मॉड्यूल्स या फिर अपने टीचर के नोट्स ही फॉलो कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस तो समझ आ गया। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी आप लोगों की दोनों की? क्योंकि मैंने जितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया, एक सब्जेक्ट उनका हमेशा वीक होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। वीक का मतलब ये हो सकता है कि यार वो बाकी दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रखते थे ताकि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको नीट के लिए? मेरा केमिस्ट्री वीक था। अच्छा। लेकिन बायो और फिजिक्स अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है। क्योंकि हमारे फिजिक्स के टीचर काफ़ी अच्छे थे, तो उनका नोट्स पढ़ते थे और नोट्स से हम जो है सो कुछ जैसे अगर मान लीजिए 50 पेज का एक चैप्टर का नोट्स है, हाँ। तो उसको जो है सो 5 पेज में उसको कंसाइज कर लेते थे। मतलब वो आप खुद से बनाते थे? खुद से हम बनाते थे। वो फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला कहाँ से आया वो थोड़ा टेक्स्ट लिख लिए बगल में, इसमें जो अलग अलग टर्म्स है इसका मतलब क्या है वो लिख लिए। इससे जैसे 4-5 पेज में पूरा चैप्टर कंसाइज हो जाता था। अच्छा। ये चीज़ हम इस चीज़ को माइंड में रख के कर रहे थे कि अगर लास्ट टाइम आएगा तो वो जल्दी से रिवाइज हो जाए। ये नहीं कि अब पूरा 50 पेज का एक चैप्टर पढ़ने लगे, 24 चैप्टर है, कैसे होगा फिर। तो इसलिए जो है सो वो ऐसा कर रहे थे कि ताकि एक दिन में पूरा का पूरा 11th का फिजिक्स कर लूँ, एक दिन में पूरा का 12th फिजिक्स रिवाइज कर लूँ। तो इसलिए जो है सो वो 5-5 पेज का। अब उससे फ़ायदा ये भी हो रहा था कि कोई भी फार्मूला जो है सो हमको भूल नहीं रहे थे वैसे, कि अब वो सोचने लगे कि अच्छा वो नोट्स में उतना था, उसमें कहाँ पर रखा हुआ। ऐसे है कि एक जगह सारा कंसाइज है तो अपने आप माइंड में प्रिंट होता जाता था वो पेज। राइट। तो अब वो चीज़ याद रहने लग गया फार्मूला। और नीट का क्वेश्चन ऐसा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होता है। ठीक है। जैसे 80% अप्रॉक्स क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होगा, फार्मूला याद है तुरंत बन जाएगा सवाल। तो ये चीज़ फ़ायदा होता था फिजिक्स में मेरा। और फिजिक्स में अगर जैसे हम लोग ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन हुआ हम लोग का,
तो ये था कि कंप्लीट मार्क्स आ जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा फोकस था कि अच्छे मार्क्स आ जाए, 160 170 ऐसे नंबर आ जाए। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे। अच्छा। अब कोई कोई एक सवाल होता था जो कि थ्योरी से आता था, एक दो सवाल इन टेक्स्ट से आ जाता था। तो अब किसी को 180, जैसे 11 12 वाले हैं तो उनको सजेस्ट करेंगे कि वो पढ़ लें एनसीईआरटी। अच्छा। अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ हम 180 पूरा अटेम्प्ट करेंगे, 180 मार्क्स लाना है हमको, तो वो पढ़े एनसीईआरटी का टेक्स्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। लेकिन जो ड्रॉप ईयर में है उनके पास उतना टाइम नहीं होता, 8 से 10 महीना टाइम होता है, वो चीज़ उतना अगर इन्वेस्ट करेंगे उस चीज़ पे तो वो उतना बेनिफिशियल होगा नहीं, ज़्यादा का ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फिर इफिशिएंसी कम हो जाएगा इस चीज़ से, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी ज़्यादा है अगर ड्रॉप ईयर में है तो उसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर 11 12 में है तो 11 12 में टाइम काफ़ी है ना, 2 ढाई साल अप्रोक्स टाइम मिल जाता है। और इसमें है कि 8 महीना आपके पास मुश्किल से टाइम है ड्रॉप ईयर में। तो आप जो है सो क्वेश्चन डिपेंडेंट ज़्यादा रहें, फॉर्मूला ज़्यादा याद करें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। राइट। तो केमिस्ट्री के लिए तो फिजिक्स के लिए आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक तो हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी से पढ़े। ठीक है। लाइन बाय लाइन, मतलब कि शुरू में जो है सो ऐसा रहता था ना कि कैसे करूँगा ऑर्गेनिक इतना हार्ड होता है, 12th में ही डर बन गया था ऑर्गेनिक को लेकर के। तो अब एक बार जब पढ़ना शुरू की एनसीईआरटी से तब फिर उसका कुछ चैप्टर है जैसे जीओसी है और हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है, ये हम वीडियो से देखे थे। अच्छा। कॉन्सेप्ट बनाए थे वो क्योंकि वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन है ये जब एनसीईआरटी से पढ़े तो फिर लगा कि ये तो काफ़ी आसान है। जब जीओसी और हेलो एल्केन अच्छे से हो जाएगा तो ये इस एनसीईआरटी से पढ़ना काफ़ी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये सब। हेलो एल्केन, ये हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ये एनसीईआरटी से पढ़ करके सब सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इनऑर्गेनिक में जो है सो नोट्स पढ़ते थे, इनऑर्गेनिक मेरा अच्छा गया भी नहीं था। अच्छा। इनऑर्गेनिक उतना फोकस किए नहीं थे। और फिजिकल केमिस्ट्री, मेरा फिजिकल जो है सो फिजिक्स की तरह ही ट्रीट करते थे कि फॉर्मूला शीट बनाते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। राइट। और बायो के लिए तो आपका बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी था। तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आया कि आपको भाई ऑर्गेनिक के लिए तो बाइबल की तरह एनसीईआरटी को फॉलो करना है, बायोलॉजी के लिए भी बाइबल की तरह एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इनऑर्गेनिक आपका थोड़ा वीक था, इतना अच्छा नहीं था, तो वहाँ से आप नोट्स का प्रैक्टिस, नोट्स जो मिलते थे कोचिंग में एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल थी वो करते थे। एंड फिजिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो उतना करते थे। राइट, ठीक है। और आपकी क्या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी थी? स्टार्टिंग विद आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था और उसको कैसे आपने स्ट्रेंथन किया? मेरा वीक सब्जेक्ट फिजिक्स था। अच्छा। 11 12 में तो बहुत ज़्यादा वीक था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप ईयर में उसको अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस बार मेरे नीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे फिजिक्स में थे। और फिज़िक्स के लिए ये था, टीचर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उनके नोट्स से बाहर आपको कोई मॉड्यूल कुछ, वो कहते थे कि तुम डायरेक्ट नीट का पेपर दो मेरे नोट्स पढ़ने के बाद। इतने अच्छे नोट्स थे उनके। तो उनके नोट्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, जैसे एक एक कॉपी एक एक दिन में रिवीजन किया। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो मैंने फिजिक्स को दिया था। आपने ये ड्रॉप ईयर में किया फाइनली जाके? ठीक है। हाँ, ड्रॉप ईयर में फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे फिजिक्स में। अच्छा। 12th के साथ जो नीट हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिजिक्स में वो क्या, उसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व करती थी। ठीक है। वही, और उसके उसको मैं जैसे वही 50-60 पेज का चैप्टर है तो उसको मैं 1-2 पेज में सिर्फ फॉर्मूला लिख के और उसको मैं रोज रिवाइज करती थी। राइट। एक तो वो बनाया था और एक तो मैंने अपने घर की पूरी वॉल्स पे, रूम की वॉल्स पे सारे फॉर्मूला लगा दिए थे। मैं 1 घंटा फिक्स टाइम था 12 to 1 कि मैं उसको रिवाइज करूंगी रोज, कि पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा सारे के सारे फॉर्मूलाज। तो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में वो फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है उस सब्जेक्ट में। एंड इन केस ऑफ बायोलॉजी में नोट्स पढ़ती थी और उसके बाद एनसीईआरटी एंड लास्ट में मैंने नोट्स छोड़ दिए पढ़ना और फिर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करने लग गई थी। और उसमें वही क्वेश्चन सॉल्व करते थे और उसमें मैं ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करती थी क्योंकि मैंने नीट के पहले वाले पेपर देखे थे तो उसमें जो थे आता वो बुक में से ही था, तो मैं बुक पे फोकस करती थी ज़्यादा और नोट्स तो बहुत बार पढ़ ही लिए थे। और इन केस ऑफ केमिस्ट्री मेरा फिज़िकल वीक था क्योंकि उसके फॉर्मूलाज मुझसे जल्दी याद नहीं होते थे उसमें। तो और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो अच्छी थी, ऑर्गेनिक सबसे अच्छी थी मेरी। एंड इनऑर्गेनिक भी ठीक थी क्योंकि टीचर ने बहुत अच्छे से उनको उस टॉपिक को करा दिया था।
और इन और फिज़िकल में भी वही फॉर्मूलाज लिखे थे। और ऑर्गेनिक के केस में मैंने रिएक्शंस ना एक कॉपी, रिएक्शन की एक अलग कॉपी बनाई थी Right. कि मुझे एक एक रिएक्शन एक एक लाइन में लिख के वहाँ ख़त्म करना है और उसको रोज़ रिवाइज करना है उसको भी। तो उससे ये रहता है कि रोज़ रोज़ आप सेम चीज़ को देखते हैं तो वो एकदम लॉन्ग टाइम बैठ जाती मेमोरी है में, ना हाँ, दिमाग लॉन्ग में। टाइम मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाती है। राइट राइट। तो नीट में क्या होता है, नीट में बहुत कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वहाँ सोचना नहीं होता, वो रिफ्लेक्स होता है कि आपका हाथ जो है वो सही आंसर पे ही जाएगा। राइट राइट, तो यही सब करने से आता है, रोज एक चीज को रिवाइज करेंगे तो राइट तो वो दिमाग में रहता है हमेशा के लिए। राइट राइट। तो आई थिंक सृष्टि ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है ना तो उसे आसपास कहीं लिख लो, ताकि आप उसको देखते रहो, विजुअलाइज करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एंड फॉर्मूला शीट्स दोनों ने बनाई एंड उन्होंने रिएक्शन के लिए भी एक अलग से कॉपी बना ली थी जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख लिए थे। तो आपके पास भी छोटे छोटे रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिसको आप देख सको जब आपको इमीडिएटली रिवाइज करना हो एंड आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाए वहाँ पे। तो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। मुझे ये समझना है कि जब आपका 11th और 12th का टाइम था तो बोर्ड्स का भी टेंशन था दिमाग में। हमें पता है कि बोर्ड्स के मार्क्स की अभी कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आपको अंडर ग्रेड में एडमिशन लेना है तो CUT के थ्रू लोगे, आपके केस में नीट का था। तो बोर्ड के लिए टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब बोर्ड की तैयारी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ साथ कैसे करें? अब जैसे कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहा है तो अब बोर्ड में क्या है कि 5 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट तो आपका पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बाकी 2 सब्जेक्ट है तो वो लास्ट मोमेंट के 1 महीने में हो भी जाता है। अच्छा। और 12th में जब आप आ गए तो उस वक्त आप क्वेश्चन जो है सो MCQ तो बना ही रहे हैं, साथ साथ कुछ थ्योरी भी क्वेश्चन बना लें। अच्छा। और थ्योरी से क्या है ना, 12th के पोर्शन से थ्योरेटिकल सवाल भी आता है नीट में भी, क्योंकि 12th MCQ ज़्यादा उधर मैकेनिक से आ जाएगा, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह। यहाँ से ये भी थ्योरेटिकल सवाल भी आया था 12th वाले पोर्शन से। तो यहाँ थ्योरी भी, बुक भी अच्छे से रीडिंग करें। यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत होता नहीं है। 12th जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है 12th उसको दिक्कत नहीं होता बोर्ड के लिए। बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी, बोर्ड्स की साथ साथ। तैयारी हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। राइट। और इंग्लिश रहा, जैसे किसी का इंग्लिश रहता है, जैसे मेरा था कि इंग्लिश था और फिजिकल एजुकेशन था, वो लास्ट के 15 दिन में हम कर लिए आप एकदम से कर लिए थे, और right. अच्छे मार्क्स भी आ गए उसमें। राइट। तो आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मुझे समझ आया कि आपको कुछ थ्योरी के पार्ट्स अलग से करने हैं, बाकी तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ईजिली हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मतलब कितना टेंशन लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स का? बोर्ड एग्जाम्स, लास्ट के बोर्ड एग्ज़ाम से 3 महीने पहले अगर या 2 महीने पहले भी हम प्रिपेयर करें अच्छे से बोर्ड के लिए तो बोर्ड हमारे बहुत अच्छे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये है कि आप पूरे साल करिए, मतलब थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स के लिए भी स्कूल में ध्यान देना चाहिए। जो टीचर्स Right. बोल रहे होते हैं वो ध्यान दो। ये लोग जैसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये सब, तो वो तो स्कूल में हो जाता है आराम से, फिजिकल एजुकेशन भी हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो नीट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे फिजिक्स में ज़्यादातर जो डेरिवेशंस वगैरह होते हैं वो बहुत ही कम पूछते हैं नीट में, लेकिन वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ Right. क्वेश्चंस आते हैं कि आप डेरिवेशन करके दिखाएं। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं बोर्ड्स में भी और नीट में। नीट के एग्ज़ाम्स में बायो तो हो जाती है, बायो अगर हम नीट के लिए कर रहे हैं तो वो बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगी। और केमिस्ट्री भी कई हद तक हो जाती है। थोड़ा सा दिक्कत वही फिजिक्स में आता है क्योंकि वहाँ थ्योरी चाहिए, थ्योरी नॉलेज चाहिए इन केस ऑफ बोर्ड्स, पर नीट के लिए थ्योरी नॉलेज नहीं चाहिए, वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए तो उतना टेंशन लेना नहीं चाहिए बोर्ड के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम नीट के बाद कोई नहीं पूछता है। राइट। सिलेक्शन नीट के स्कोर से ही होना है। राइट। और अगर साल भर अच्छे से पढ़े हैं तब तो फिर दिक्कत ही नहीं आनी है। हाँ, थोड़ा सा सिर्फ अगर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपके उस पर ध्यान दिए 10-15 दिन पहले तो वो हो जाएगा, आराम मतलब से वो इतना बोर्ड टेंशन की बात नहीं है। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये टेंशन लेते हैं कि यार ये 20 दिन का या 1 महीने का जो टाइम है हमारा वेस्ट हो गया। तो ऐसा वेस्ट की बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं रिवाइज भी कर रहे हो। वेस्ट का बात नहीं है। जैसे अगर 12th का पेपर है तो पूरा अगर 12th थ्योरी से ही रिवाइज कर लिए तो नीट के लिए भी वो चीज रिवाइज हो गया। राइट। अब जब जैसे बोर्ड खत्म होगा आप 11th रिवाइज कर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाने फिर मॉक टेस्ट लगाने लगे। राइट। हाँ, ये भी सही स्ट्रैटेजी है। तो आपने बोला मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस हमें सबको पता है कि कितना ज्यादा है। आप लोग कितने मॉक टेस्ट देते थे, एवरेज स्कोर क्या रहता था, एंड मॉक टेस्ट को एनालाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है? जब कुछ 48 दिन बचा हुआ था नीट के लिए तो उस वक्त से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे। अच्छा, पहले नहीं देते थे बीच में कभी? बीच में मॉक टेस्ट नहीं देते थे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते सिलेबस वगैरह देते थे। ठीक है। तो जब
पहला फुल सिलेबस दिए तो कुछ 540 मार्क्स आया। अच्छा। तो ये चीज़ होता है कि जैसे कि अब तक जो पार्ट सिलेबस दे रहे थे, छोटा सा कोई टॉपिक था, 2-3 चैप्टर थे, रिवाइज किए, दे दिया, 6 मार्क्स आ गए। अच्छा। अब जो है सो पूरा का पूरा सिलेबस है, तो पहला कुछ टेस्ट में कम मार्क्स आना वाजिब है थोड़ा, तो उसको जो है सो अब एनालाइज किए कि हाँ ये चैप्टर्स जो है जहाँ से मेरे मार्क्स कट रहे हैं, तो वो चैप्टर को नोट डाउन कर लिए कि हाँ ये चैप्टर्स के क्वेश्चन करना है या फिर नोट्स वगैरह पढ़ना है। ठीक है। फिर 2 दिन बाद फिर से टेस्ट दिए उन चैप्टर्स को पढ़ करके, ठीक तो है। फिर कुछ इम्प्रूव करेंगे। मेरा था कि जैसे अगर फुल सिलेबस दे रहे हैं हम, तो एक शेड्यूल बनाए हुए थे कि फुल सिलेबस तो दे ही रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। 3 घंटा लगता था टेस्ट देने में, 2 घंटा 3 घंटा एनालाइज करने में। बाकी टाइम के लिए ये बनाए हुए थे कि 11th को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 12th को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे। तो आज जो है सो 11th का एक पार्ट रिवाइज किए पूरा और एक मॉक टेस्ट दे दिए। फिर कल जो है 11th का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे कंटिन्यूअस रिवीजन बना रहेगा और अब हर दिन हर 2 दिन पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो इससे जो है सो मल्टीपल टाइम पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव करेगा। मेरा मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव किया, 540, 570, 607, एंड पे आकर के 671 आया था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है सो फिर नीट का 655 आया। नीट का 655 बना। राइट। तो अप डाउन चलता रहेगा मॉक टेस्ट के स्कोर में, ऐसा नहीं है। बट आपको और उसको एनालाइज कैसे करते थे, किस तरह से, कितना टाइम लेता है एनालिसिस में, कितना इंपॉर्टेंट है एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट से मेरा मार्क्स कट रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमको स्ट्रेंथन करना है। Right. उस चैप्टर का आप जो है सो कुछ क्वेश्चंस लगा लिए या नोट्स वगैरह पढ़ लिए कि क्यों कट रहा है मार्क्स मेरा, वो देख लिए। और चैप्टर को जो है सो मतलब कि कौन कौन चैप्टर वीक है उसको अलग से लिस्ट बना ली कि हाँ ये चैप्टर करना है क्योंकि इससे ही मेरा मार्क्स कट रहा है, हर रोज़ यही से कट रहा है। वो चीज़ जो है सो सेपरेट आउट हो जाता है कि हाँ ये चैप्टर मेरे माइंड में आ चुका है, ये चैप्टर जो है सो उसको अभी इस पर वर्क करना बाकी है। तो वो जो वर्किंग चैप्टर है उस पर धीरे धीरे वर्क करते करते वो लास्ट में फिर अपने आप मार्क्स इंप्रूव होता जाएगा। राइट। ठीक है। और तो प्रोसेस कैसा रहता था, मतलब आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका मार्क्स आया, फिर आपने एनालाइज किया एंड देन उन टॉपिक्स को रिवाइज किया, उनके कुछ क्वेश्चन लगा लिए ताकि वो आपका स्ट्रेंथन हो जाए। राइट। और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे, आपका क्या स्कोर रहता था, एंड एनालाइज करना क्यों जरूरी है? मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में डेली मॉक दिए हैं। अच्छा, ओके। डेली मॉक दिए हैं और बीच में पार्ट टेस्ट होते थे और हाफ सिलेबस भी होता था, या फिर ऐसे होता था पूरा 11th हो गया एक बार, पूरा 12th हो गया। तो मार्क्स तो वही 580 590 आते थे इनिशियली, फिर लास्ट में मेरा हाईएस्ट स्कोर था 661 मार्क्स। एंड मॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक के बिना सिलेक्शन ही नहीं हो पाता मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। मतलब मॉक देते टाइम ना तो एक माहौल बनाना होता है कि राइट कि आप एकदम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के और एग्ज़ाम कर रहे हो। और हाँ, तो मॉक के बाद मॉक में जो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमारी अलग नज़र जाती है उस पर। या फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक के नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्स्ट्रा फोकस, हमारा माइंड अपने आप करता है उसके ऊपर कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा था कि जो मॉक में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको तो करने ही हैं, और मतलब जो रह जा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको अलग से एक टॉपिक में एक मिस्टेक कॉपी था मेरा कि मैं उसमें लिख के रखूं कि वहाँ पे कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं। और फिर जब एग्ज़ाम में कुछ महीने बचे तो जो टॉपिक आते हैं वो तो मुझे आते ही हैं, और जो नहीं आते ध्यान उन पे देना होता है। तो फिर वो टॉपिक्स थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो फिर यही किया। और मॉक जो था, मॉक उसी टाइम में जैसे 2 to 5 होता है एग्ज़ाम, तो उसी हिसाब से मैंने लास्ट के 2 मंथ 2 to 5 में एग्ज़ाम दिया। राइट। हाँ, तो वही मॉक इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यानी कि अपनी बॉडी को ट्रेन किया कि यार उस टाइम पे मुझे उस दिन बैठना है, तो मैं पहले से ही 2 महीने से पहले से आपने शुरू किया कि हाँ मुझे उसी टाइम पे बैठना है। एक्सीलेंट। एंड कहीं ना कहीं ये भी होता होगा कि मॉक में स्कोर स्टक हो गया है 580 से 600 के बीच में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर मेरा स्कोर ना अटक गया है, मतलब वो स्कोर कर रहे हैं 550 से 600 के बीच में, तो उस स्कोर को कैसे इंप्रूव करे। तो आपका भी अगर कभी स्टक हुआ होगा, मुझे लगता है इतने मॉक दिए, तो उस टाइम पे आपने कैसे उस पर फोकस किया कि कैसे उस मार्क्स को बढ़ाया जाए? सिंपल से यही चीज़ है कि आप जब 2-3 टेस्ट दिए तब फिर आप सेपरेट करिए चैप्टर कि ये इस चैप्टर से मेरा कटा है मार्क्स, तो उस चैप्टर को जिस वक्त से फिर वो स्ट्रेंथ होता जाएगा तो फिर उस चैप्टर से मार्क्स नहीं कटेंगे। राइट। और साथ साथ कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना पड़ेगा। जैसे हम बताएं कि 11th-12th को 5 डिवीज़न में कर दिए थे, तो 5 दिन में हम एक बार एक साइकिल रिवीजन का कर लेते थे पूरे सिलेबस का। तो वो सिलेबस कंटिन्यूअसली रिवाइज होता रहेगा, तो आपका जो है सो सबकॉन्शियस माइंड में सारा चैप्टर जाता जाएगा, और जो चैप्टर वीक है उसके लिए अलग से टाइम दे करके उसको स्ट्रेंथ कर देते थे। राइट। तो इससे फिर मार्क्स
कुछ टाइम तक स्टक हुआ था, 10-15 दिन तक, फिर उसके बाद अपने आप इम्प्रूव करने लग गया था। जब वो चैप्टर स्ट्रेंथ हो गया ना जो वीक था मेरा, तो फिर मार्क्स इम्प्रूव कर गया। चलो बहुत बढ़िया यार, सही है। तो अभी आप दोनों के बोर्ड्स हो चुके हैं एंड आपका पहला अटेम्प्ट है नीट एग्ज़ाम का, तो वो दिन कैसा था, क्या क्या आपने प्रिपरेशन की थी एंड आपको कितना स्कोर किया पहली बारी में, आपको क्यों लगता है कि उस टाइम आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? मेरा पहले स्कोर था 567 मार्क्स। अच्छा। वहाँ ये था कि पेपर वाज रियली इजी, ऐसा अच्छा। मुझे, मैं चाहते ही मैंने पेपर देखा तो मुझे ये हुआ, और मैं मतलब मेरे को ये था कि अब मैं सारा पेपर तो कर लूँगी, अब इस बार सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाना है। टेंशन नहीं हुआ एग्जाम हॉल में जाके, नर्वसनेस? टेंशन हुआ था पहले। रात को नींद नहीं आई थी, एक रात पहले तो बहुत बहुत मतलब मेहनत करके मैंने सोई थी। मतलब 2-4 घंटे की नींद, मतलब ये तो होता है नींद अच्छे से लेना होता है, उस दिन पढ़ना नहीं होता है पेपर से एक दिन पहले, तो बहुत ही कम पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा लाइट रखना होता है रूटीन को, मतलब उस दिन के शेड्यूल को। उसके बाद नीट के एग्ज़ाम वाले दिन घर वालों का वो प्रेशर रहता है, मतलब वहाँ एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब जाते हैं तो सब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो फिर उन लोग को देख के भी डिमोटिवेशन होता है कि वो इतना पढ़ रहे हैं, हम क्या होगा क्या नहीं होगा, और एग्ज़ाम हॉल में भी आगे पीछे के बच्चे होते हैं, मतलब उनको तो देख के फिर वो जिस हिसाब से पेपर, मतलब हमें करना होता है पेपर अपने हिसाब से, ठीक है, मतलब अपने जो हमें आता है ध्यान नहीं देना होता है वहाँ पे किसी के, मतलब आई कांटेक्ट मुझे नहीं लगता करना चाहिए वहाँ पे, और सारे जो एस्पिरेंट्स सब हैं उनसे। और फिर उसके बाद मतलब पेपर तो मतलब 2-3 साल से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इजी आ रहा है पेपर, एंड फिर वही वो मैं करते गई। फिर लास्ट में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई थी मुझे, मतलब मेरा पूरा बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ था और मेरे पास 40-45 मिनट थे। अच्छा। तो मेरे सबसे ज़्यादा गलत हो गए थे। फिज़िक्स वीक थी, लेकिन गलत बायोलॉजी में ज़्यादा हो गए थे। ओह अच्छा। हाँ, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा आ गए थे असर्शन रीजन टाइप्स। हाँ, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए यही था कि स्टेटमेंट बेस्ड मुझे बहुत अच्छे से करना है बायोलॉजी में, और उससे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मतलब वो तो करना ही है, और बायोलॉजी में थोड़ा सा अपना चेंज करना होगा उसको। राइट, मतलब आपको समझ आ गया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। राइट, तो डीमोटिवेट नहीं हुए थे जब आपको पता चला कि एग्जाम हॉल से आने के बाद पता चल गया था कि इस बार तो सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ, डीमोटिवेशन हो गया था। मैंने 1-2 महीने तक पढ़ाई की ही नहीं थी उसके बाद, कि इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पर फिर होता, ड्रॉप ईयर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फिर वहाँ से दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना, फिर वहाँ तक लेके जाना, वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। पर होता है, फैमिली से मोटिवेशन मिलता है, और भी फ्रेंड्स आपके मोटिवेट करते हैं कि हम कर लेंगे, मतलब मेहनत तो लगेगी, जानते ही हैं, पर कर लेंगे। तो धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट किया। फिर टीचर्स ने भी थोड़ा सा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाना, इसके बाद की जो खुशी मिलने वाली है वो इन सबसे, उसके लिए 1 साल 2 साल कुछ भी नहीं है ड्रॉप ईयर करने, ड्रॉप ईयर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फिर उसके बाद से अच्छे से प्रिपरेशन की, और स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। लास्ट ईयर में मिस्टेक्स थी कुछ मेरी, मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी, और मेरा डर लगता था मुझे मॉक से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या ही करूँगी, उससे डिमोटिवेशन हो जाएगा और कम नंबर कम आएंगे। तो पर नंबर कम आएंगे, पर उससे हमें पता तो चलेगा कि हमारी गलतियों का। तो वो गलतियों को पता लगाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और आपका कैसा था जब आप पहली बार नीट का एग्जाम देने गए, कैसा दिन था वो, उसको डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा। उस वक्त तो पहले से ही पता था हमको कि इस साल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? पढ़े ही नहीं थे। अच्छा। मतलब कि 12th के हाफ ईयर तो अप्रॉक्स एकदम ज़ीरो, कुछ नहीं पढ़े। मन नहीं करता था, ऑनलाइन की वजह से घर पे मोटिवेशन नहीं आता था। अच्छा। तो ऑफलाइन चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही ऑफलाइन इन्वायरमेंट में ही पढ़े, स्कूल ऑफलाइन, कोचिंग ऑफलाइन, फिर अचानक से ऑनलाइन आ गया, तो फिर वो माहौल नहीं बनता था, मन नहीं करता था। राइट, तो मतलब क्या होता था, आप बैठे लेक्चर चल रहा है तो कहीं और ध्यान चला जाता? लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा देते थे कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखते नहीं थे कभी। अच्छा, तो ठीक है। फिर जो है सो अब लास्ट के 2 महीना जो है सो, जब बोर्ड के बाद जो है सो जो टाइम था, क्योंकि हम लोग का मई में एग्ज़ाम हुआ था, उस वक्त जुलाई में हुआ था, थोड़ा लेट। हाँ, लेट हुआ था। तो उस वक्त हम लोग के पास 3 महीना टाइम था अप्रॉक्स। तो उस वक्त जो है सो हम ब्लाइंडली ऐसे सवाल बनाए जा रहे हैं कि बस कुछ मार्क्स आ जाए, कि थोड़ा घर पे बताने के लिए हो कि एक बार और मौका मिल जाए। अच्छा। तो बस क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो अब क्वेश्चन बनाए, फिजिक्स में ऐसा कर रहे थे कि क्वेश्चन बनाते थे, फिर उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। अच्छा, तो इस और फिर यही सब, बाकी सब में बायो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो हम एनसीईआरटी छू भी नहीं रहे थे, ऑर्गेनिक भी नहीं, ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ वीडियो देख रहे थे बस। एनसीईआरटी
दूर दूर तक नहीं था 12th में। फिर फिजिक्स जो है सो ऐसे मॉक पेपर लगाए जा रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, मॉक पेपर लगा रहे हैं। तो ऐसे ही करके फिर जो है सो नीट का टाइम आ गया। फिर वो पहले से ही था, क्योंकि एक भी मॉक पेपर लगाए नहीं, कुछ पता नहीं है कितना मार्क्स आएगा मेरा, कितना मार्क्स नहीं आएगा। तो घर पे बता दिए कि इस बार नहीं होगा मेरा। अच्छा। तो फिर पापा बोले कि अरे नहीं, ऐसा जब पढ़ाई की हो तो आ जाएगा ही, लेकिन हमको पता हम पढ़ाई नहीं की है। तो फिर जो है सो अब नीट का टाइम था तो सब कोई पढ़ रहे थे। अब एक था कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अब तक लगाए हैं तो शायद हो भी जाए। हाँ। तो अब उस थोड़ा सोच करके फिर चलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देकर के आए। एग्ज़ाम में पता चल, एग्ज़ाम में जब देकर के आए तो लगा कि हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सृष्टि बताई काफ़ी इजी आया था। राइट। तो सारा फेमिलियर क्वेश्चन था, लेकिन ये नहीं पता था कि सही मारा है कि नहीं। तो हाँ। अब घर आकर के फिर मैच किए तो फिर 504 आ रहा था। तो 504 ही फिर मार्क्स आया था नीट में भी। अच्छा। तो फिर घर वाले बोले कि जब 504 थोड़ा टाइम मेहनत करके 504 आ सकता है तो फिर अच्छे से 1 साल मेहनत कर लोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आ राइट। जाएगा। राइट। तो फिर अब उस वक्त था कि इस साल मेहनत नहीं किए हैं, इस साल करना है मेहनत अच्छा। अब आने वाले ड्रॉप ईयर में। तो हाँ। ये डीमोटिवेशन का फेज आया ही नहीं था, स्टार्टिंग से ही मोटिवेटेड थे कि इस बार तो कर ही करना लेंगे। ही करना है। तो फिर रिजल्ट से पहले ही हम जो है एडमिशन ले लिए। अच्छा। ओके। कि अब जाके पढ़ना है, तो फिर आकर के फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। राइट। ये पूरे ड्रॉप ईयर में इसमें कोई भी ये लैग फेज नहीं आया कि अब 10-15 दिन वे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं किया। कंटिन्यूसली कोई भी फेस्टिवल वगैरह में घर नहीं जाना, अच्छा। कंटिन्यूसली सारा टेस्ट देना, वो कर रहे थे इस साल। तो फिर हो गया लास्ट में। राइट। राइट। तो आई थिंक दोनों ने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि दोनों पहले अटेम्प्ट में ही मॉक टेस्ट नहीं लगाते थे। अभी आपके नीट एग्जाम में क्लोज टू 2 मंथ्स बचे हैं और ये बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का। सृष्टि ने जब लास्ट के 2 मंथ्स में मॉक टेस्ट लगाने शुरू की अपने फर्स्ट ड्रॉप के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। फैज़ल ने भी नेक्स्ट टाइम जब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम ड्रॉप किया तो उन्होंने खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए और वो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई बताएगा। तो उससे डरिए मत, मॉक टेस्ट लगाइए, यही बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का। अभी आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट के स्कोर से कि आपका नीट एग्जाम के दिन स्कोर क्या आने वाला है। राइट। तो ये तो आपकी हो गई फर्स्ट, जब आपने अटेम्प्ट दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब आप सेकंड अटेम्प्ट की तरफ गए तो अपने रूटीन और स्केड्यूल में क्या क्या चेंजेस लाए एंड कैसे इंश्योर किया कि जो गलतियां पहली बार की हैं वो अब ना करें? पहली बार जो है सो हम बुक नहीं पढ़ते थे, सिर्फ नोट्स और वीडियोस पे ज़्यादा रिलाई बाय करते बुक थे। मतलब आप मॉड्यूल की बात कर रहे हैं? मॉड्यूल नहीं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एंड मेरा फिर ऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी वगैरह। मॉड्यूल तो उस वक्त भी थोड़ा बहुत पढ़े ही थे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन डायरेक्टली जो स्टेटमेंट बेस्ड है वो सिर्फ स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही एग्जैक्टली स्टेटमेंट उठ के आता है। तो अब वो चीज़ जो है सो अब जो स्टेटमेंट इसमें कॉन्साइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहाँ मॉड्यूल में काफ़ी इलाबोरेट करके दिया हुआ है। तो अब वो चीज़ रिलेट नहीं कर पाते थे कि ये स्टेटमेंट कहाँ से दिया हुआ है। तो अब डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ याद आ जाएगा, अच्छा ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा था तो ये सही है, ये सही होगा ही होगा। राइट। तो अब उस ड्रॉप ईयर में यही काम किए कि बुक पढ़ें और क्वेश्चन लगाएं, कंटिन्यूअस रहें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ तो आपका स्केड्यूल कैसा रहता था सुबह से शाम तक का? वैसे ही शाम में क्लास रहता था तो रात में पढ़ना होता था 10 बजे से 1 बजे तक। इसी में जो है सो जब क्लास से आए तो फिर क्लास का रिवाइज किए, उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए और एनसीईआरटी पढ़ें, अगर बायो का अगर क्लास हुआ है तो। फिर उसके बाद जो है सो जो आगे आने वाला जो टेस्ट है उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा प्रिपेयर करते थे ताकि जो आने वाला टेस्ट है वो सही जाए। अच्छा। फिर उसके बाद जो है 2-3 आवर रिवीजन का रखते थे कि जो वो उस टेस्ट में वो जो चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है वो भी तो रिवाइज रहना चाहिए ना, तो फिर उसको फिर रिवाइज करते थे। अच्छा। फिर यही पूरा साइकिल चलता रहता था। राइट। नीट एग्जाम तक नीट आपने एग्जाम right. तक ही चलता था। और आपने क्या क्या चेंजेस किए सेकंड टाइम में? सेकेंड टाइम में तो ये था, अब स्कूल है नहीं तो पूरा का पूरा टाइम अपना है, पूरे दिन भर। अब वो अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे प्लान करें दिन को। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही ली थी पूरी अच्छा। प्रिपरेशन के लिए। तो घर पे ही रहना है, कहीं जाना है नहीं, ट्रैवलिंग का टाइम भी नहीं जा रहा, वो टाइम भी बच रहा है हमारे पास। तो मैं 9 to 3 या 4 तक मेरी क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लास। बीच में ब्रेक होता था थोड़ा बहुत, तो उसमें भी यही था कि नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उसका रिवीजन कर लें।
हाँ, तो फिर जैसे उस दिन का जो लेक्चर हुआ उसके नोट्स लिखे, अगर नोट्स क्लास के साथ लिखे तो ठीक, नहीं तो फिर उसको लिखना है और उसको रिवाइज़ करना है, और उसको रिवाइज़ करें एंड पिछले जो 10 to 15 पेजेस हैं उसको भी रिवाइज़ करें साथ साथ में, ताकि वो मतलब समझ आए आगे कॉन्सेप्ट और पीछे का कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े, मतलब समझ आए। उसके बाद जो था कि नोट्स रिवाइज़ हो गए, अब जो आने वाला टेस्ट है उसके लिए भी पढ़ना है। तो ऐसे हो गया कि केमिस्ट्री के अगर मेरे पास 4 आवर्स हैं तो मैं केमिस्ट्री को 2 आवर्स अभी करंट वाला पढ़ूंगी और 2 आवर प्रीवियस वाला, कि ताकि आगे का टेस्ट भी मेरा अच्छा जाए। तो वही था कि उसके बाद फिर रात को पढ़ती थी 2-3 तक, और फिर वही सुबह उठ के सीधा लेक्चर, मतलब अपना लेक्चर करो और दिन भर वही ऐसे। राइट। एंड यही आपने पूरे साल हाँ, अपना पूरे साल ये रूटीन रखा अपना? थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज होता था, जैसे कि कभी कभी रात को ज़्यादा पढ़ाई कर ली। अच्छा। या फिर एक महीने तक तो ऐसा हुआ कि मैं 4 to 5 आवर्स ही सो रही थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी एफिशिएंसी कम हो गई कम सोने की वजह से, फिर मैंने उसको इंक्रीज़ किया 6 to 7 आवर्स पे। तो फिर मैं रात को अच्छे से पढ़ पाती थी, पर एक महीना मैंने ऐसा किया कि मैं सुबह अच्छे से पढ़ूंगी, दूसरों का सुन के कि वो सुबह पढ़ते हैं, सुबह ज़्यादा याद होता है, तो इसलिए सुबह पढ़ना चाहिए। Right. लेकिन नहीं, अपने अकॉर्डिंग चलना होता है। Right. आप अपने माइंड को कैसे चला रहे हो, कितना कैसे यूज कर रहे हो उस पर। राइट। तो प्रॉपरली सोना, आई थिंक सृष्टि के एक्सपीरियंस से ये सीखना बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉपर टाइम स्लीपिंग को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कम टाइम दे रही थी तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा, और वो आपकी भी कर सकता है। तो इसलिए 6 से 7 घंटा तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो मिनिमम है कि आपको सो के अपने माइंड को रिफ़्रेश करना ही करना है। सो ये हो गई आपकी ड्रॉप की जर्नी। अब फाइनली सेकेंड अटेम्प्ट है नीट एग्ज़ाम का, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा था वो दिन? एक रात पहले क्या किया, नीट एग्ज़ाम के दिन एंड एग्ज़ाम देने के बाद? डर तो था, वही था, इस रात भी नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने ना कुछ सोचा कि मैं कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो देखूं। तो एक भाग मिल्खा भाग का एक वीडियो था जिसमें वो रेस दौड़ने से पहले वो अपने माइंड में पूरी रेस दौड़ रहा था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि कल मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगी तो पहले मुझे अपने मन में पूरा एग्जाम कर लेना है। Okay. उसके बाद वो आप फ्लो के साथ वो एग्जाम करते जाते हो, नहीं Right. क्योंकि अपने दिमाग को हमने समझा लिया है कि हमें एग्जाम खत्म करना। और आधे घंटे पहले मेरा एग्जाम खत्म हो गया था। अच्छा। और फिर मैंने जो क्वेश्चन जो सर्कल करके रखे थे कि मतलब वो मैं लास्ट के आधे घंटे में करूंगी, वो एक क्वेश्चन में मुझसे इजिली हो गए थे। अच्छा। मैंने 2-3 क्वेश्चन ही, मैं तो ये इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चन गलत है। मुझसे नहीं हो रही थे, क्वेश्चन गलत है, पर ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट में मार्क्स कटे थे फिर मेरे उसमें। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा गलत थे मेरे, 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत थे। फिजिक्स में मैंने एक छोड़ा था और एक गलत गया था। अच्छा। और बायो में भी मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत थे, बायोलॉजी में भी। अच्छा। हाँ, तो एग्जाम के बाद ना मुझे बहुत डीमोटिवेशन हुआ था, क्योंकि जब मैं बैठी थी ना एग्जाम करने तो मेरे आगे वाले थे और पीछे वाले थे, वो एग्जाम होते बोल रहे हैं ना 650 प्लस आएंगे, 670 प्लस आएंगे। आई वाज लाइक मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं रही हूँ कि मेरा इस बार सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो मैं घर जाते थे, पापा ने पूछा बाहर निकली एग्जाम कैसे किया। मैंने कहा जब तक मार्क्स नहीं लगा सकती मैं कुछ भी नहीं बोल सकती एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि पेपर बहुत ईजी था, ऐसा सब बता रहे थे मेरे आसपास। मुझे तो ईजी मतलब ईजी लगा, पर इतना ईजी भी नहीं था, है ना। मतलब वो बैलेंस था सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी एग्जाम देने के बाद। फिर मैं शाम में आई, मैं मार्क्स नहीं लगा रही थी, मुझे डर लग रहा था मार्क्स लगाने में। तो उसके बाद मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि तुम्हें मार्क्स लगाने, उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अच्छा, मेरे मार्क्स की। मैंने 171 अटेम्प्ट किए हैं, तो मतलब उनको लगा था सिलेक्शन तो होना ही है, 650 प्लस तो आ ही जाएंगे। तो उसके बाद मैंने मार्क्स लगाए तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 663। ओके, तो वो मिला था 5 मार्क्स एक फ्री का मुझे मिला था, क्योंकि क्वेश्चन गलत था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। अटेम्प्ट ना करो तो मिलता है मार्क्स। फिर वो 668 मार्क्स मेरे, जब OMR शीट आई थी, जब आई थी तो फिर मैंने वहाँ लगाया था, तो 668 मार्क्स आए थे मेरे। नाइस। और उसके बाद पेरेंट्स को बताया, कैसा फील हुआ? पेरेंट्स को बताया, वो जो नहीं, they were like, वो थे कि चलो, अच्छा मेरी मम्मी 700 प्लस नहीं आएंगे क्या इस बार? इस बार भी 700 प्लस नहीं आएंगे। मैंने कहा मम्मी 662 आ रहे, 63 आ रहे हैं, वो भी कम नहीं है। पापा वाज लाइक देखते हैं LHMC या फिर ये RML तो मिल ही जाएगा दिल्ली में। उनको ये था दिल्ली में रहना है, दिल्ली का कॉलेज चाहिए। तो फिर वो लोग खुश थे, सिलेक्शन होना था, पर उनको भरोसा नहीं था। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आया था उस दिन तक भरोसा नहीं था। जब तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया पापा के साथ तब तक उनको भरोसा नहीं हुआ कि उसके बाद भी फिर उसके बाद काउंसलिंग हो जाने दो। एडमिशन काउंसलिंग के बाद भी एक बार हम फीस, जब उन्होंने फीस दे दी कॉलेज की, तब उनको भरोसा हुआ कि फाइनली UMC में एडमिशन हो गया है।
नाइस, इंटरेस्टिंग जर्नी। हाँ, आई थिंक पेरेंट्स कई बार ऐसे ही करते हैं कि पता नहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, पता नहीं तुमने ये गलत ना कर दिया वहां पे, तो विश्वास क्योंकि कराना लास्ट मुश्किल ईयर है। मैंने किया था, मैंने 590 मार्क्स बताए। हाँ, तो उनके पास काफी अच्छा रीजन था कि मम्मी कह रही इस बार भी झूठ तो नहीं बोल रही। राइट राइट। चलो फाइनली उनका आपका सिलेक्शन हो गया। और आपका कैसा दिन था? पहला दिन बताइए, नीट एग्जाम का दिन, और जब पेरेंट्स को बताया कि हाँ इतने मार्क्स आने वाले हैं। उसके पहले तो ये था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो जो जिस चीज़ जो जो बार बार भूल जाते हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो हम दिल्ली में रहते थे उस वक्त, ठीक तो है। और पापा बिहार में, तो वो आए हुए थे क्योंकि एग्ज़ाम दिलवाना है। अच्छा। तो अब वो आए हुए हैं, तो अब उस वक्त डर लग रहा है कि क्या होगा कल, कल सारा सवाल बनेगा कि नहीं। अब उस वक्त जो है सो हम कुछ कुछ रिकॉल कर रहे हैं पहले का, कि कुछ याद है भी कि नहीं हमको। तो अब उस वक्त रिकॉल भी नहीं हो रहा, तो और डर लग रहा है। उस वक्त ऐसा होता है कि रिकॉल नहीं होता है Right. चीज़, लेकिन ऐसा फिर पेपर देते वक्त ठीक लगेगा। फिर जब वहाँ सेंटर पर गए तो एक चीज़ था कि हम पढ़ते नहीं थे सेंटर पे पढ़ना बकवास चीज़, राइट। उस कोई फ़ायदा होगा नहीं उस चीज़ का। तो अब सब लोग पढ़ रहा है, हम जो है आराम से बैठे हुए हैं, डर लग रहा है बट आराम से बैठे हुए हैं। फिर अंदर गए तो अंदर काफ़ी लड़का लोग जो कि काफ़ी डिप्रेस हो चुका है, काफ़ी डीमोटिवेट हो चुका है। एक तो मेरा बैचमेट भी बन चुका है अभी, अच्छा। ओ। तो वो भी जो है सो था वहाँ पे। तो अब वो जो लग रहा है कि अप्रॉक्स को रोना आ रहा है, पसीने छूट रहे हैं उसके, अच्छा। कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर उसको काम डाउन किए, वो मेरे से सवाल पूछ रहा है कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, उसका जवाब दे रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। तो अब फिर पेपर दिए। पेपर क्या था कि पेपर आधे घंटे पहले ख़त्म हो गया था मेरा भी। अच्छा। मतलब बायो शुरू के 25 मिनट में ही कर लिए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिए। फिर केमिस्ट्री में क्या था ना, कुछ कुछ केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का पेपर हार्ड आया था इस बार थोड़ा, अच्छा। मतलब काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड था। तो अब उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क कर लिए थे, 4-5 क्वेश्चन मार्क कर लिए थे कि इसको बाद में बनाएंगे। आधा आधा उसका नॉलेज था हमको। तब उसमें क्या किए कि थोड़ा रिस्क लिए कि 5 क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो बाकी सबको अगर निगेटिव भी हो गया तो कंपनसेट कर देगा। राइट। अगर 2 क्वेश्चन सही हो गया तो फ़ायदा हो जाएगा मेरा। तब वो चीज़ कर लिया हम, अच्छा। कर लिया अटेम्प्ट सबको, और लकीली 3 क्वेश्चन सही हो गया उसमें से मेरा। ओह अच्छा। तो ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे अगर 5 क्वेश्चन है और सबका हाफ हाफ नॉलेज है तो Right. फिर अटेम्प्ट कर लो। कर एक क्वेश्चन सही हो गया तो बाकी सबको भी कंपनसेट कर लेगा, अगर Right, सब right. गलत भी हो गया तो ठीक हो जाएगा। अब दे करके गए, बाहर पेपर देने निकले, के बाद पता चल गया था आपको सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब कि कंफर्म नहीं था ना, क्योंकि पिछले बार भी लग रहा था कि 600 प्लस आ ही जाएगा और हाँ। आया 504। अब इस बार भी कुछ 691 का अटेम्प्ट करके आए थे। अच्छा। तो अब बोला तब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। फिर बाहर गए तो पापा वेट कर रहे थे। अब पापा का कैसे वो 2.5 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा गुजरा होगा। पापा पार्क में ऐसे घूम रहे थे इधर से उधर कि अब आएगा अब आएगा। फिर जो है सो पापा वहाँ पे खड़े हुए तो बारिश होने लगा था इस बार नीट के बाद। अच्छा। तो ऐसे किसी शॉप के नीचे खड़े हुए थे, तो पूछे कि कैसा हो गया, तो हम बोले ठीक गया है, चलिए रूम पे चल के चेक करते हैं। तो फिर बाहर गए तो खाना लिए दोनों के लिए, बट हम खाएंगे, हम बोले चेक करके खाएंगे। टेंशन होता है ना, काफ़ी टेंशन होता है क्या होगा। राइट। अब फिर यूट्यूब पे जो है सो वो चलने लगता है ना कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, अब कौन मेरे कोड का बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, तो कोई मिल ही नहीं रहा था मेरे कोड का बनाता हुआ। तो अब जो है सो जिसका भी जो भी क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन ढूंढ करके अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये सही हो गया, तो इस तरह से मार्क करके चेक किए। तो फिर उस वक्त 660 के आसपास कुछ बन रहा था। अच्छा। तो वो बता दिए, तब फिर पापा जो है सो शांत हुए। अच्छा, उन्हें विश्वास हो गया था? हाँ, उनको विश्वास हो गया था। उनको हम नहीं बोले थे कम आया। अच्छा ठीक है। राइट। तो अब उस वक्त पापा उस वक्त ही खुश हो गए थे, बोले कि आज रात कैसे नींद आएगा हमको नहीं पता, इतने खुश हो गए। नाइस नाइस। तो फिर उसके बाद घर गए, फिर घर पे अच्छे से रहे 4 Right, महीना। right. तो तो break उसके होता बाद है फिर ना? 4 हाँ। महीना अप्रॉक्स फिर बोर हो जाएंगे घर पे। अब ये 1 साल पूरा मेहनत करने का आदत था, अब शुरू में कुछ करने को है नहीं, फिर सोच रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। राइट। यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं काउंसलिंग कैसे होता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा इस मार्क्स पे, Right, इधर right. से उधर कौन सा स्टेट लें कौन सा स्टेट ना लें। अब मेरा ये कंफर्म नहीं था कि दिल्ली लेना है नहीं लेना है। अच्छा। कोई भी स्टेट अगर अच्छा, जैसे पहले मम्मी का था कि कोलकाता ले लो, कोलकाता में मिल जाता क्योंकि वो नज़दीक है और वहाँ काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं। तो हम बोले कि कोलकाता में कोई एवरेज कॉलेज लेने से अच्छा है कि दिल्ली का कोई अच्छा कॉलेज ले लें, दिल्ली में टॉप कॉलेजेस है। तो फिर दिल्ली फिर आ गए। अच्छा।
तो ऐसा ही था कुछ जर्नी। राइट राइट। और आपका दोनों का मैं ये समझना चाहता हूँ कि लाइफ कैसे बदला नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद? अब नीट एग्ज़ाम के बाद तो लाइफ बहुत चेंज होती है, मतलब आप लोग आपको जहाँ समझते हैं थोड़ा सा ऊपर तो समझने लगते हैं, उसके बाद भी घर में थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगा। मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी सी भाई बहनों से बढ़ गई, मतलब क्योंकि रिलेटिव सब भी पूछते हैं कि कैसा चल रही है पढ़ाई, मतलब उनका मेन फोकस रहता है कि MBBS है कैसे होगा। मेरे घर में फैमिली में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा। तो वो उनको ना इंटरेस्ट रहता है जानने में कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और मतलब जो नेबर वगैरह भी होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं। और VMMC मेरे घर से बहुत पास है, तो वो लोग जानते हैं VMMC की वैल्यू और मतलब सफदरजंग के बारे में, तो इसलिए भी मतलब अच्छा रहता है कि मतलब मम्मी पापा से लोग बोलते हैं, तारीफ करते हैं। तो हाँ राइट। हाँ, तो ये सब तो चेंजेस आते हैं। हाँ, आपकी लाइफ कैसे बदली? वहाँ बिहार में जो है सो VMC के नाम से कोई नहीं जानता था। अच्छा। सबको बोलना पड़ता है सफदरजंग में हुआ अच्छा। है एडमिशन, तो फिर सब समझ आता है अच्छा सफदरजंग अस्पताल है बड़ा सा। राइट। तो अब वहाँ पे पापा के कलीग्स थे, तो वो लोग पापा को बोलते हैं कि हम लोग का सपना ही रह गया वहाँ कुछ काम करने का, पढ़ने का। राइट। और आपका लड़का पढ़ रहा है, काफ़ी खुशी का बात है। हाँ फिर इधर उधर थोड़ा घूमने गए नानी घर वगैरह, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं कि उनको भी थोड़ा गाइड कर दो राइट। कि उनका भी कुछ हो जाए। काफ़ी टाइम से दे रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब कुछ चेंजेस आता है। घर पे लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आपसे मशवरा लेने लगेंगे थोड़ा बहुत, जो कि पहले नहीं होता था, होने लगेगा। तो ये सब कुछ चेंजेस है। और एक काफ़ी चेंज आता है कि अब तक सारा लाइफ MCQ पे चल रहा था, अब थ्योरी पे आना पड़ेगा। राइट। रिटेन एग्जाम देना होगा। वो कॉलेज में आने के बाद तो खैर कॉलेज। चेंज होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि आपकी इज्जत बन जाती है घर में, जो कि शायद पहले ना हो सकता है अगर थी तो और ज़्यादा बन जाएगी। एंड लोग आपको जानने लगेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने लगे कि इनका बेटा या बेटी इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ता है। तो वो जो फीलिंग है आई थिंक उसको हम वर्ड्स में तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते। वो तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे एंड एक अच्छे कॉलेज में आ जाओगे तभी डिस्क्राइब कर सकते हो, तभी उसको फील कर सकते हो। आप लोगों का पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या था? मतलब पहला सेक्शन कौन सा करते थे और साथ में OMR कैसे फिल करते थे? क्योंकि जब मैं बहुत स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि यार हमने पेपर सही किया था, मैं आता था, बट कहीं ना कहीं OMR फिल करने में हमने कुछ गलती कर दी, ऊपर नीचे कर दिया था। तो आपने अपने टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी? पहले तो हम बायो करते थे, तो अच्छा। बायो मेरा कोई पूरा का पर्टिकुलर पूरा, रीजन? क्योंकि बायो जो है सो बायो का बल्क होता है, मतलब 180 क्वेश्चन, मतलब कि 180 में से 50% क्वेश्चन बायो का ही होता है। राइट। तो अगर वो जल्दी कवर हो जाएगा तो एक माइंड से प्रेशर रिलीज होगा कि अब क्वेश्चन पेपर आधा ही बचा हुआ मेरा और टाइम काफ़ी, क्योंकि बायो जल्दी जल्दी आधे घंटे में हो जाएगा पूरा का पूरा बायो। अब आपके पास 2.5 घंटा या फिर 2 घंटा 50 मिनट टाइम है, क्योंकि अब 3 घंटा 20 मिनट का होता है ना। तो अब इतना है सिर्फ मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की है। उसके बाद हम फिजिक्स करते थे। फिजिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो फिजिक्स कर लेते थे। अब फिजिक्स के बाद था कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में जो है सो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये थियोरेटिकल ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो इसमें टाइम कम लगता था, तो वो कर लेते थे। फिर फिजिकल कर लेते थे। तो पूरा जो है सो मेरा 2.5 घंटे में, पूरा सारा मॉक टेस्ट मेरा 2.5 घंटे में हो गया है। अच्छा। फिर उसके बाद OMR भरते थे। तब OMR में था कि तो OMR आप एंड में भरते थे हमेशा? हाँ, OMR एंड में भरते थे। ठीक है। और OMR भरते वक्त जैसे जो थियोरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ पूरा बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सब जो क्वेश्चन था इस बायो में, जब क्वेश्चन नंबर 1 का हम भर रहे हैं, मेरे पास टाइम अभी कितना है, 50 मिनट टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक बार ऐसे ओवरऑल पढ़ लेते थे एक बार कि हाँ ये इसका ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन मारे हैं, उसके बाद फिर ये भरे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता था, बट उस समय जो है 4-5 क्वेश्चन मेरे रेक्टिफाई होते थे। अच्छा। तो वो 4 को जो कि अगर सिर्फ देख करके भर दे तो फिर वो 4-5 क्वेश्चन चला जाता, लेकिन उस वक्त सही हो गया। कभी कभी होता है कि कोई चीज़ नहीं पढ़े, नोट नहीं पढ़े और नहीं पढ़े, या फिर कोई क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, पहला क्वेश्चन पढ़े ये इनकरेक्ट है वो मार दिए, लेकिन करेक्ट ढूंढना था। राइट। तो ये सब चीज़ जो है जो गलती होता है वो चीज़ उस वक्त सही हो जाता है, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादातर हो जाता है। इससे न्यूमेरिकल में है कि सॉल्व किया, जो आंसर आया वो मार्क किए, लेकिन थियोरेटिकल में कभी कभी गलती हो जाता है। राइट। तो वो चीज़ सही हो जाता था। इस अगर आपके पास टाइम बच रहा था, आप ये काम कर लिए कि एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद OMR भरिए, पढ़िए OMR भरिए। इससे जो है OMR भी गलती नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर पढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही भरेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है।
अगर ब्लाइंडली भरेंगे तब गलती हो सकता तब है। गलती हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा, राइट। और आपका क्या स्ट्रैटेजी था पेपर अटेम्प्टिंग, कौन सा सेक्शन पहले करते थे बाद में, और ओएमआर को कैसे फिल करते थे? अब ये था कि मैंने पूरा पढ़ के फिजिक्स को ठीक तो कर लिया था, तो मुझे पहले ये था कि फिजिक्स मुझे करना है सबसे अच्छा। पहले, क्योंकि मेरे को फिजिक्स का प्रेशर लगता था अच्छा। कि मैं अगर लास्ट में मैंने उसको किया तो वो प्रेशर के चलते मेरा सब गलत हो जाएगा। Right. तो इसलिए मैंने फिजिक्स को बहुत आराम से किया, फिर भी फिजिक्स में इस बार टाइम नहीं लगा था, 35-40 मिनट्स के आसपास फिजिक्स में हो गया था। और मैं ओएमआर तो ऐसे भरती थी जैसे एक सब्जेक्ट किया, अच्छा। फिजिक्स किया, उसके बाद उसकी ओएमआर भरी। एंड वही ओएमआर के टाइम पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और जब आप फर्स्ट टाइम भी उस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना होता है, नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे नॉट और ये इनकरेक्ट करेक्ट वो सब छूट जाता है। उसके बाद अब लास्ट ईयर का वो था कि मेरा बायो वैसे मेरा फेवरेट था हमेशा से, लेकिन अच्छा। लास्ट ईयर मेरा बायो का पेपर अच्छा नहीं गया था, तो इस बार भी थोड़ा सा डर था मुझे बायो में। तो उसके बाद मैंने फिजिक्स के बाद बायोलॉजी लगानी स्टार्ट की। अच्छा। हाँ, तो बायो इस बार का मुझे ठीक लगा था, और मैंने पहले मतलब वही 2-3 बार क्वेश्चंस को पढ़ो और पूरा का पूरा फोकस रख के अपने ऐसा नहीं कि पहला पढ़ के पहला ही टिक कर देना है, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है 1-2 बार 3 बार। तो उसके बाद उससे मिस्टेक्स, और वैसे भी अगर आप मॉक पहले से देते आए हैं और ओएमआर में भर रहे हैं, मतलब ओएमआर भर के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ओएमआर शीट भरने में गलती होती नहीं है जनरली। एंड तो फिर वही किया। मुझे ऐसा लगता था जो सब्जेक्ट में लास्ट में करूंगी उसमें मेरी गलतियां होंगी। अच्छा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है मेरी केमिस्ट्री में 5 गलत गए थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हुए हैं मेरे, कि right. मतलब वो उस मोमेंट में कि थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, जो बचे हुए गोले वाले क्वेश्चंस उनको देखना है एक बार और, तो इसलिए केमिस्ट्री में थोड़ी गलती हुई। ओएमआर भरने में मेरी कोई गलती नहीं हुई थी। अच्छा। मतलब ओएमआर मैंने बहुत अच्छे से भरा था, क्योंकि मैंने पहले से बहुत प्रैक्टिस किया था ओएमआर भरने का। अच्छा। हाँ, तो ये हुआ था। और वही फिर फिजिक्स का जो लास्ट में क्वेश्चन बचे थे उनको भी कर लिए थे, मतलब लास्ट में 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे बचे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। राइट। ऐसे ठीक है, तो आप एक सेक्शन करते थे और फिर उसको ओएमआर फिल कर OMR लेते। fill। राइट। तो यही मेरी आज कपिल सर से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई आप 50 क्वेश्चंस कीजिए, एक सेक्शन कीजिए, उसके बाद ओएमआर भरिए, बट आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। फैजल की अलग टेक्निक थी, बट बिकॉज उन्होंने मॉक में वो अपने आप को ट्रेन कर लिया था वैसे, तो उनके लिए वो ईजी था। सृष्टि जिस तरह से अपने आप को ट्रेन कर रही थी, उनके लिए वो ईजी था। इसलिए मॉक टेस्ट देने ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाता है उस टाइम पे कि यार हाँ मुझे कैसे ओएमआर फिल करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, एंड फिर आप जब नीट का एग्जाम देने जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फाइनली आप दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। वीएमएमसी था आप दोनों का प्रेफर्ड कॉलेज? जी। आपका और आपका एम्स दिल्ली, उसके बाद VMMC का। राइट। पता था एम्स मिलना नहीं है, लेकिन फर्स्ट पे एम्स को रखना है। राइट, वो तो ड्रीम कॉलेज तो है ही सबका, राइट, और होना भी चाहिए, टॉप कॉलेज है तो। वॉलपेपर पे रहता था एम्स दिल्ली। ठीक है, राइट। तो कितनी लाइफ बदली आपकी स्कूल से ड्रॉप ईयर के बाद जब आप कॉलेज में आए, एंड अभी तक कॉलेज लाइफ अगर समराइज करने को बोलूँगा तो कैसे बताओगे उसको? मेडिकल कॉलेज पढ़ना भी है यहाँ पे और मस्ती भी करना है। अच्छा। तो दोनों चीज़ का बैलेंस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉलेज आ गए तो फिर अब पढ़ाई नहीं, अब पढ़ाई से छुटकारा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत पढ़ना पड़ता है एग्जाम टाइम में, बहुत पढ़ना पड़ता है। ओके। और बाकी ऐसे आपके पास टाइम है काफ़ी है, कॉलेज के बाद घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो और फेस्ट है, इधर उधर फेस्ट है, जहाँ भी जाना है अलग अलग कॉलेज के फेस्ट में जाइए, घूमिए। राइट। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप घूमिए भी पढ़िए भी, दोनों अगर साथ साथ करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा सही सलामत, तो कॉलेज लाइफ स्मूथली चलेगा फिर। राइट। और ऐसा कोई चीज़ जो आप सोच के आगे कॉलेज लाइफ में ये करूँगा, लेकिन वो मिथ ब्रेक हो गया हो यहाँ आके? कॉलेज लाइफ पहले काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है ना कि अब वहाँ जा रहे हैं तो काफ़ी बड़ा कॉलेज है, एंड पूरा एक्टिविटी आप पूरा घूमिएगा दिन भर। क्योंकि पहले ना मतलब कोरा वगैरह पे हम देखते थे कि कैसे रहता है फर्स्ट ईयर। अब वहाँ सब कोई लिखे हुए है कि फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना होता है, तो उस तरह से थोड़ा माइंडसेट बना होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या ही पढ़ना है। Okay. तो अब यहाँ आकर के वो चीज़ ब्रेक होता है कि पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। राइट। अच्छा, अभी 2 महीने रह गए नीट एग्जाम में, तो लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर पढ़ लिए हो तो रिवाइज करो, काफ़ी रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट देने से पता चलेगा कि कौन सा पार्ट हमको ज़्यादा ज़रूरत है उस पर रिवाइज करने का। और मॉक टेस्ट से स्ट्रेटजी पता चलता है कि जैसे मेरा था कि ढाई घंटे में पेपर ख़त्म हो जा रहा है मेरा, तो आप देख देख करके OMR भर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो शुरू में अगर टाइम दे देंगे क्वेश्चन पढ़ने में, तो फिर आपको OMR जो है सब ब्लाइंडली भर सकते हैं, क्योंकि सही है मेरा।
तो वही ये सब स्ट्रेटजी है, सो अगर मॉक देंगे तो पता चलेगा। तो लास्ट में यही है कि आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, टेस्ट के हिसाब से ही जो है सो अपना रिवीजन स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी जो है सो खुद से ही बनेगा, क्योंकि कोई किसी का स्ट्रेटजी फॉलो कर, क्योंकि वो उनके हिसाब से स्ट्रेटजी है उनका। राइट। तो स्ट्रेटजी खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद टेस्ट दीजिए, खुद एनालाइज करिए, आप स्ट्रेटजी अपना बनाइए। पढ़ना पड़ेगा 15-16 घंटा लास्ट के 2 महीना में, तभी होगा कुछ। और रिवाइज करिए, बस राइट रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। राइट। और आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी? अभी 2 महीने है तो मॉक तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अगर आपने पहले भी पढ़ा है, सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, मॉक देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ से ना फिर जो पढ़ा हुआ सिलेबस रहता है उसमें भी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं उसका पता लगेगा। एंड अभी है कि नोट्स रिवाइज करिए। मेरे को नहीं लगता नया कुछ पढ़ना चाहिए, जितना हो गया, जिसके बैकलॉग है मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए उसको, और जितना पढ़ लिया है उसी को अच्छे से प्रिपेयर करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। लास्ट के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट में शॉर्ट नोट्स, वो कहने के शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन उसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो इंक्लूडेड होगा, ताकि आप पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ो ना तो ऐसा लगे कि आपने 2 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको कि हाँ जी, वो फिर नोट्स देख के ना मन को लगता है कि हमने कुछ किया है, नोट्स देख के और फिर वो शॉर्ट नोट्स देख के, तो फिर उससे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बहुत बहुत बूस्ट होता है उससे। और उसके बाद है कि टीचर्स को फॉलो करो, टीचर्स जो जैसे बता रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए अब। और बस हाँ, यही करो। और फिर उसके बाद 15-16 घंटे तो पढ़ना, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी तो सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर कर देने चाहिए, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो बंद कर देना चाहिए। राइट राइट राइट। तो यही है। अच्छा, आपने बोला डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे आप लोगों के क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे, उसको कैसे ओवरकम किया आप दोनों ने? डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन ही था। तो पर लेकिन ना मोबाइल में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे। पहली बात तो ये, सोशल मीडिया था नहीं, एक व्हाट्सएप था बस, थोड़ा सा मतलब पता चले कि क्या हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज घर वालों का या कुछ, तो व्हाट्सएप रखो। सोशल मीडिया तो मैंने बहुत पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया था, 12th के बाद ही डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा रीज़न वही लगता था कि मेरा सिलेक्शन ना होने का, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम जाता था। एक बार उसमें लग जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा कहाँ गया अभी भी नहीं पता लगता, वो तो है। तो ऐसा कर सकते ना, 3 घंटे का अगर प्लान है पढ़ने, 3 घंटे के बाद आप अपने मन को ये करो कि 5 मिनट आप 10 मिनट मोबाइल चलाओ, गाने सुनो, 5-10 मिनट ही, ज़्यादा मैं यूज़ करती थी। उसके बाद तो फिर दोबारा से पढ़ाई करो। और शाम में 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हो कि आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, गाने सुनने हैं, तो उससे माइंड बहुत अच्छा मतलब फ्रेश हो जाएगा माइंड। उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। राइट राइट राइट। और आपके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे? इंस्टाग्राम, रील्स। तो फिर उसको डीएक्टिवेट कर दिया था फर्स्ट ड्रॉप के बाद? डीएक्टिवेट नहीं किए थे, मतलब कि शुरू में तो डीएक्टिवेट नहीं किए थे, लेकिन उसको लिमिट किए थे फ़ोन को दूर रख करके। अच्छा। और रात में फ़ोन भाई को दे देते थे कि तुम रख लो, क्योंकि रात में पढ़ना होता है। तो डीएक्टिवेट किए ही नहीं थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ा था डीएक्टिवेट करने का। क्योंकि भाई था मेरा तो वो रख लेता था फ़ोन, मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसको दे देते थे कि रख लो तुम। तो और फिर ऐसा कोई खास डिस्ट्रैक्शन था नहीं। ऑफलाइन कोचिंग में यही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन कम होता है। आप जो है सो, क्योंकि आपके पीयर्स हैं साथ में, तो वो साथ साथ ही आप एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे एक सजेशन है कि आप दोस्त बना लें, एक अच्छा दोस्त बना लें जो कि उतना ही सीरियस है जितना आप सीरियस हो। तो फिर डिस्ट्रैक्शन का कोई बात ही नहीं रहता है कि बस आप चेज़ करिए फिर आगे बढ़िए। तो बस ऐसा ही है। राइट राइट राइट। तो गाइस, ये थे फैजल और सृष्टि हमारे साथ। दोनों ने ही सेकंड अटेम्प्ट में अपने एक ड्रॉप लेना पड़ा, एंड नाउ दे आर स्टडिंग इन वीएमएमसी कॉलेज। इन्होंने दोनों ने अपनी जर्नी बताई एंड इंपॉर्टेंस बताई मॉक टेस्ट देने की, स्पेशली लास्ट 2 महीने में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड हम उनको ज़रूर आंसर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू।